हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जिस तेजी से चलकर रजनी अपने बेटे बिट्टू को स्कूल से लेने गई थी, उसी तेजी से वापस भी आ गई। आज स्कूल में 1 घंटे क्लास बढ़ा दी गई थी। इन दिनों वो काफी सुस्ती महसूस कर रही थी। वहां बैठने के बजाय वो घर की ओर वापस चल पड़ी। धीरे से दरवाजे में चाबी लगाई। दिनेश अंदर सो रहे होंगे। काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहते हैं। जब भी वो घर रहते हैं तो वो उन्हें परेशान करना पसंद नहीं करती। हल्के पांव से सीढ़ी पर चढ़ ही रही थी कि अपने पति दिनेश की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो किसी से बात कर रहे थे। चलो अच्छा है, उठ गए हैं। काफी दिनों बाद साथ साथ चाय पिएंगे। एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पर आई। समझा करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यह दोनों माँ बेटा जो मेरे लिए मुसीबत से कम नहीं, कैसे मेरे गले से उतर जाएं। पर अगर तुम ही ऐसी बात करोगी तो मैं हिम्मत हार जाऊंगा। इतने सालों से इनको सर पर ढोए जा रहा हूँ तो क्या खुशी से? जान, थोड़ा सब्र करो। मेरी अच्छी जॉब है। मैं इनसे एक प्लान के तहत ही छुटकारा पा सकता हूँ। जरा सी गड़बड़ हुई तो तुम और मैं साथ रहना तो दूर, मुसीबत में पड़ जाएंगे सो अलग। और वो अभी नहीं आएगी। पार्क में वो बिट्टू के साथ समय बिताती है, मुझे पता है। अभी वो आधे घंटे पहले आने वाली नहीं। तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी 2 महीने से दी हुई दवा का असर अब जाकर दिख रहा है। थकी थकी रहने लगी है। अब कुछ दिनों में जब दिमाग शिथिल होगा और उल्टे सीधे निर्णय लेने लगेगी, तब डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। फिर जहां डॉक्टर ने मनोचिकित्सा शुरू की, मेरे पास आधार होगा उससे और उसके बेटे से मेरा पीछा छूटेगा। दोनों को उसके मामा के यहाँ पटक आऊंगा। किसने कहा कि वो माँ बनने वाली है? महीने से हमारे संबंध नहीं बने। बिट्टू भी क्या कोई प्यार की निशानी है? तुम सब जानती हो मेरे परिवार और उसके परिवार का कितना प्रेशर था मुझ पर। फिर से प्रेगनेंसी। मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं इसे हटाने की तैयारी में लगा हुआ हूँ और तुम दूसरे बच्चे की बात कर रही हो। बेवकूफों जैसी बातें मत करो जान। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देख रहा हूँ। दिनेश की आवाज आई। दिनेश अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था। उसे पता था कि रजनी इतनी जल्दी आने वाली नहीं। स्कूल घर से नजदीक है, पर रजनी बिट्टू को बगल के पार्क में ले जाती है। दोनों जूस पीकर कुछ आधे 1 घंटे में आते हैं। सारी बात सुनकर रजनी पसीने में भीग गई। एक कैसा आधार था उसके जीवन का जो उसके पैरों से जमीन खींचने पर तुला था। इतना जोर का गुस्सा आया उसे। लगा ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या। नजर किचन नाइफ पर पड़ी। लगा कि ऐसे दरिंदों को सांस लेने का कोई हक नहीं। पसीने में तरबतर रजनी घर से बाहर निकली। वो पेशो पेश में थी। क्या उसने ठीक किया? उसे अपने शरीर से घिन आ रही थी, जिसे कभी दिनेश की उंगलियों ने स्पर्श किया था। उसने हमेशा पर्स में रखी पानी की बोतल निकाली और रगड़ रगड़ के अपने हाथ पांव को धोया। थोड़ी राहत मिली। स्कूल से थोड़ी दूर पर बने पार्क में बने बेंच पर कड़ी धूप में बैठी रही। आज उसे यह गर्मी बिल्कुल नहीं खल रही थी। सूरज की तीखी रोशनी अपने दर्द सोखती लग रही थी। सामने बिट्टू स्कूल से आता दिख गया। मन थोड़ा शांत हो चला। आज उसके पैर अपने बच्चे के पास जल्दी से चलने में तेजी से बढ़े। आज उसने बिट्टू को जोर से गले लगा लिया। बिट्टू को दूसरे बच्चे के सामने शर्म तो आ रही थी, पर माँ का ऐसा करना उसे अच्छा भी लगा। मम्मा कहकर वो भी माँ से लिपट गया। चल मम्मा, आज तुझे चिप्स खिलवाती है, रजनी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पर आप तो मुझे चिप्स कभी नहीं खाने देती हो, आंखें बड़ी करके बिट्टू ने कहा। आज खाते हैं, मैं भी और तुम भी, रजनी ने बात आगे बढ़ाई। दोनों ने चिप्स खाए, जूस पिया। सामने पार्क के झूले में आज वो देर तक खेले। बिट्टू अब घर जाना चाहता था। रजनी के हाथों को पकड़कर वो खुशी खुशी घर की तरफ बढ़ चला। रजनी के शिथिल कदम घर की ओर घसीटते हुए बढ़ चले।
घर के सामने जमावड़ा लगा हुआ था। भीड़ को चीरती हुई अंदर पहुंची तो देखा पुलिस अंदर है। उसकी सास से पूछताछ किए जा रही है। उसे देखते ही उसकी सास चिल्लाकर बोली, आ गई महारानी सैर सपाटा करके, मेरे बेटे को खाकर अब आराम मिल गया होगा। इंस्पेक्टर साहिब, इसीलिए यह मेरे बेटे को लेकर अलग हुई थी। इसी ने मारा है मेरे बेटे को। क्या हुआ दिनेश को? अच्छे खासे सो रहे थे जब मैं गई थी। क्या कह रही हैं आप? हकलाते हुए रजनी ने कहा, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इंस्पेक्टर की आवाज आई। तब उसे ध्यान आया कि उसने तो फोन साइलेंट कर छोड़ा था। तुरंत पर्स से मोबाइल निकाला तो देखा उसमें 20 कॉल थे। मेरा मोबाइल साइलेंट मोड पर है। हिचकिचाते हुए रजनी ने कहा। रजनी सकते में थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि जो उसके सामने चल रहा है वो सच है या झूठ। जिस आदमी के साथ विश्वास के फेरे लिए थे उसे ने उसकी एक पैसे की कद्र नहीं की, और कुछ क्षण पहले जिसके लिए उसके मन में इतना गुस्सा था उसके लिए उसके आंसू थम नहीं रहे। उसने उसे कभी अपना नहीं समझा, पर उसने तो दिल की गहराइयों से उसे चाहा था। रजनी के मने भाव पर इंस्पेक्टर की पैनी दृष्टि थी। कुछ बात है, चेहरे के भाव, आंखों के आंसू, सब कुछ इतना सरल नहीं है। कुछ बात तो है। रजनी के सारे सवालों का जवाब इंस्पेक्टर ने तो दे दिया। रजनी ने दूर से ही दिनेश को देखा। पोस्टमार्टम के बाद आपको बॉडी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर का लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। कुछ दिनों में सारा कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा। सारी प्रक्रिया मशीनी ही लगी। जज्बात आंसुओं में उमड़े और बेमोल गिरते रहे। उसके जज्बातों की तो कभी कोई कीमत नहीं रही थी ससुराल वालों की नजर में, और अब वो यह भी जान गई थी कि पति भी उसके प्रति साजिशों में लिप्त था। माँ बाबा अब दुनिया में रहे नहीं और भाई भाभी से कोई सहयोग की उम्मीद नहीं थी। उसने जब दिनेश की बातें सुनी थी तभी उसने तय किया था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी और तथाकथित विवाह के दलदल से बाहर आएगी। पर तब उसे कहाँ पता था कि जिंदगी कैसी करवट लेने वाली है। मैडम, हम आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, जवाब दें। इंस्पेक्टर की पैनी नजर उस पर थी। मैं तो बता चुकी हूँ कि दिनेश सो रहे थे और मैं दरवाजे में बाहर से ताला लगाकर बिट्टू को स्कूल से लाने गई थी, रजनी ने बताया। पर स्कूल से तो पता चला कि उस दिन 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लग गई थी। आपने क्या किया? वहीं बैठी रही? इंस्पेक्टर ने दूसरा सवाल दागा। जी हाँ, घबराहट से उसके मुंह से निकल गया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। इंस्पेक्टर की आंखें और पैनी हो चली। बेटा, बस पूछ रहे हैं, हमारी ड्यूटी है, घबराओ नहीं। हमें बताना तुमने मम्मी के साथ क्या क्या मजे किए। आवाज में मीठापन भरते हुए इंस्पेक्टर ने बिट्टू को अलग ले जाकर पूछा। बड़े दिन के बाद बिट्टू को कोई याद लायक दिन याद आया। मम्मी के साथ कितने मजे किए थे उस दिन। पता नहीं पापा को लोग कहाँ ले गए हैं। उन्हें ऐसे क्यों लिटा रखा था। सब बोलते हैं वो कभी नहीं आएंगे। माँ से इस बारे में बात करूंगा। पुलिस अंकल को अगर सही बताया तो शायद यह पापा को वापस लाने में मदद कर दे। बिट्टू ने मुंह खोला। मम्मी और मैंने खूब मजे किए, और दिनों से ज्यादा। उस दिन मम्मी ने मुझे चिप्स भी खिलाए। वैसे भी उसके लिए मना करती है हमेशा। उस दिन मैंने कहा भी अब घर चलते हैं, पर मम्मा ने मुझे और थोड़ी देर तक झूले पर झुलाया। हमने आइसक्रीम भी खाई, फिर हम घर आ गए अंकल। इंस्पेक्टर को बिट्टू की सारी बातें किसी साजिश की तरफ इशारा करती हुई लगी। गाल पर प्यार से छूते हुए इंस्पेक्टर ने उसे टॉफी भी दी। सामने गुप्ता पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि रजनी स्कूल से घर आई थी। संदेह के आधार पर रजनी को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने दलील दी कि उस दिन चिप्स खिलाना भी रजनी की सोची समझी साजिश थी। गवाह बनाने के लिए चिप्स को मना करने वाली रजनी ने उस दिन चिप्स खरीदे थे। रजनी की सारी दलीलें की घबराहट में वो झूठ बोल गई, अनसुनी कर दी गई। फिर उसने कहा, आप उनके फोन रिकॉर्ड क्यों चेक नहीं करते? मुझ बेगुनाह को फंसाकर उसे क्या मिलेगा?
बिट्टू को लेकर दादी पहले ही चली गई थी। उन्हें पुलिस ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, हमें अपना काम मत सिखाइए, उसकी रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। रजनी ने अपने भाई को सारी जानकारी दी और पुलिस उसे जीप में बैठाकर चली गई। फोन का रिकॉर्ड इंस्पेक्टर के हाथ में था। किसी सुधा का नाम बार बार आ रहा था। फोन पर की गई लास्ट कॉल भी उसकी ही थी। इंस्पेक्टर ने सुधा से बातचीत की। उसने उसे बताया कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और आजकल कंपनी की कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, तो इसी वजह से ही बातें हुई। शब्द उसके चेहरे का साथ नहीं दे रहे थे। फोन पर मिले सबूत कुछ और कह रहे थे। थोड़ी सी सख्ती से सुधा टूट गई। हाँ, ये सही है कि मेरे उसके साथ संबंध गहरे थे। वो अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी करना चाहता था। आप बताओ, उसे मारकर मुझे क्या मिलेगा? उसके जिंदा रहने में मेरा फायदा है या मरने में? सुधा गिड़गिड़ाई। वो सबूतों के आधार पर हम तय करेंगे, इंस्पेक्टर ने गहरी आवाज में कहा। जमानत पर रजनी और सुधा बाहर थे, पर शक का घेरा अभी भी उस पर कसा था। पुलिस जितना सबूत खंगालती, दोनों में से ही कोई शक के घेरे में आता, पर पक्के सबूतों के बिना पुलिस उन पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। सूक्ष्म सबूतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। वैसे ही किचन में चाय बनाते समय दिनेश के गले पर पीछे से किए गए प्राणघातक चाकू के गहरे घाव ने उसकी जान ले ली थी। बड़ा सा किचन नाइफ बिना उंगलियों के निशान के डस्टबिन में पड़ा था। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। फिर पुलिस के हाथों आई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जो शायद दोनों में से किसी के हाथों से गिरी हो। शायद दिनेश सिगरेट पी रहा हो और अचानक पीछे से किए गए वार से उसके हाथों से छूट गई हो। रजनी ने भी उसके इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने की बात मानी है। यह क्या कोई सबूत बन सकता है कि बस एक अटकलबाजी है? सोचता हुआ इंस्पेक्टर रजनी से पूछताछ कर बाहर निकला। अचानक से उसकी नजर भोला पर पड़ी। सूरज तेजी पर था। सब अपने घर में दुबके पड़े थे और भोला सामने आम के पेड़ पर पत्थर से निशाना साध रहा था। भोला आम पर निशाना लगा रहा है, इंस्पेक्टर बड़बड़ाया। यही तो इसकी जगह फिक्स है। चश्मा पहने 15 साल के मासूम भिखारी भोला को वो कितनी बार अंधा समझकर वो पैसे दे चुका है। मैं निशाना लगा दूं? इंस्पेक्टर ने पूछा। चौंक कर भोला ने पीछे देखा और घबराकर भागने लगा, पर वो इंस्पेक्टर की पकड़ में था। और थोड़ी देर बाद पुलिस चौकी में। तू वही अपनी धुनी रमाए बैठता है। सच बता, कुछ नहीं होगा। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं भोला। तूने उस इंजीनियर के घर में उसके हत्या के आगे पीछे कुछ अलग सा देखा हो तो बोल। इंस्पेक्टर ने उसे एक घुड़की दी तो उसकी मुंह की रेलगाड़ी चालू हो गई। साहब, फुल सिनेमा चलता है उस घर में। मेम साहब छुट्टी में जब बच्चे के साथ गायब, तो दूसरी मेम साहब रसोई के रास्ते घर में घुसती है, कभी उसी रास्ते निकलती भी है। उस दिन सुबह रजनी मेम साहब वापस आई, थोड़ी देर में वापस गई, पसीने से तरबतर। वही मारा होगा दिनेश बाबू को। था तो घटिया आदमी बाबू। पर एक बात, कल कोई रजनी मेम साहब के जाने के बाद दूसरी मेम साहब तो नहीं आई, पर एक ड्राइवर आया था सब्जी का थैला लेकर। रसोई से गया और फिर 15-20 मिनट में वो भी निकल गया। मुझे भूख लगी थी, सो ज्यादा नहीं देखा मैंने। एक सांस में बोल गया भोला। इंस्पेक्टर के लिए यह नई बात थी कि सुधा के पास भी घर की चाबी है। वो तुरंत सुधा के घर निकल गया। साथ में रोज रहने वाले सिपाही भी संग हो लिए। पुलिस की गाड़ी उसके घर के सामने रुकी तो वैसे ही लोग ताक झांक करने लगे। यह नॉर्मल पूछताछ है। आज हमें यह पता चला कि आप बाहर ही नहीं, घर में भी दिनेश से मिलती जुलती थी। आपके पास घर की चाबी थी, आपने नहीं बताया। हाँ सर, थी मेरे पास। मैंने सोचा यह मामूली चीज है जब आपस में प्यार का रिश्ता हो, पर अब यह चाबी बेवजह मुझे मुसीबत में डाल देती, इसलिए नहीं बताया। सुधा ने झेपते हुए कहा। मामूली बात है कि यह सोचना हमारा। अभी इंस्पेक्टर की बात पूरी भी ना हुई थी कि सुधा के फोन की घंटी बजी। हाँ, पुलिस आई है, नॉर्मल पूछताछ है,
तुम हर बात में अपनी टांग ना घुसाया कर, पहले भी कहा है तुमसे। सुधा की आवाज तल्ख होने लगी। क्या कह रहे हो? चाचा जी बोल रहे हैं। अच्छा आ जाओ। सुधा ने अपनी स्वीकृति दे दी। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पड़ोस में ही यह परिवार कुछ 8 वर्षों से रहता है। जब से मेरे माँ बाबा नहीं रहे, चाचा जी को मेरी चिंता रहती है। अब पुलिस केस हो गया है तो बड़े बेचैन हैं, अपने बड़े बेटे को भेजने को बोल रहे हैं। आपको ऐतराज ना हो तो वो यहाँ आ सकता है? सुधा ने पूछा। अगर वो किसी तरह दिनेश से मिला हो और ऐसी गवाही दे सके जिससे इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद मिले तो क्यों नहीं? इंस्पेक्टर ने अनमने भाव से हामी भरी। लंबे कद का 32 साल के आसपास के युवक ने उनसे अंदर आने की इजाजत मांगी। इंस्पेक्टर ने हामी में सर हिलाया। सुधा से उसके प्रश्न चालू थे। आपको कैसे लगता था कि दिनेश आपको धोखा नहीं दे रहा? ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको धोखे की भनक लग गई हो और गुस्से से आपने उस पर वार कर दिया हो। वार इतना खतरनाक हो कि उसकी मौके वारदात पर ही मृत्यु हो गई हो। इंस्पेक्टर ने अपनी पैनी नजर जमाई। अखबार के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट रखी हुई थी, जिस पर इंस्पेक्टर की आंखें पड़ी। नहीं सर, मैं फिर से कहूंगी कि उसने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया और ना ही मैंने उसके साथ। मैं और दिनेश जल्द शादी करने वाले थे, है ना सतीश? तुम ही बताओ। सुधा ने सतीश की मदद के लिए देखा। मैं क्या बोलूं सुधा, तुम शुरू से ही ऐसी ही थी। तुम्हें याद है जब तुम कॉलेज में थी, हमारी गली में एक कुत्ते ने आदत बना ली थी हर स्कूटर के पीछे भागने की। तब भी तुमने उससे सहानुभूति ही रखी थी। भूखा होगा तभी दौड़ता है स्कूटर के पीछे। तुमने रोटी भी उसे खिलाई थी। तुम्हें लाख समझाया, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, तुम फिर भी नहीं मानी। आखिर मुझे ही उसे बोरे में बंद कर दूर छोड़ आना पड़ा। तू मुझसे कितना लड़ी थी, पर उसके बाद तू आराम से गली में बेखौफ आ जा सकती थी। याद है तुझे वो केमिस्ट्री का टीचर जो तेरे को प्रोजेक्ट सबमिट करने का टाइम नहीं दे रहा था? ईश्वर की कृपा हुई, उसके बाइक की टक्कर किसी कार से हुई। 1 महीने हॉस्पिटल में रहा होगा बूढ़ा। उसके जगह आए प्रोफेसर ने तुझे टाइम दिया था, तब तेरी डिग्री हो पाई थी। इंस्पेक्टर क्या कहूँ, ये है एकदम बेवकूफ। देख, बुरा नहीं मानना, पर सच है। यह मुसीबत में पड़ती है तो ईश्वर बनकर कोई आता है, तभी यह बचती है। यह सब बेवकूफियां देखकर शादी तक का प्रपोजल दे चुका हूँ इसे, पर हंसी में उड़ाती है यह मेरी बात। वैसे मैं इसे समझाता ही रहता हूँ, सही गलत की कोई बात ही इसे समझ नहीं आती। अब देखिए, शादीशुदा दिनेश इसका नाजायज फायदा उठाने वाला, इसे कभी गलत लगा ही नहीं। एक साथ बिना रुके बात करने से माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। सतीश इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की ओर बढ़ा। सतीश की बातों से अवाक सुधा ने कहा, यह मेरी वाली सिगरेट है, तुमने अपनी कहाँ रखी? कहीं गिर गई है, सतीश का जवाब था। अब इंस्पेक्टर को यह केस सुलझते दिखने लगी और उसने तुरंत सतीश को गिरफ्तार कर लिया और डर के मारे सतीश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।